This is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snips Biology. In this video, we will discuss the most important questions from general chemistry. Okay? तो chemistry से आपके बहुत सारे questions आते हैं. तो ये एक part है, इसका second part भी है. तो वो next हम देखेंगे बाद में. So this is going to be our topic today. So before discussion, let me tell you, if you are new to this channel or if you have not yet subscribed to our channel, do subscribe. Press that bell icon next to the subscription button and select all so that you can get all the notifications whenever a new video comes up. Okay? हमारे वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, then do press like button. And अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, then ask us through the comment section. Okay? And try to share as much as possible. Okay? तो start करते हैं. So come to question number 1. Which of the following elements is mismatched with its properties or functions? Okay, mismatched दिया है. Clear? तो देखो, ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कार्बन फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, देन हाइड्रोजन वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके, तो देखो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे दिया है ना ऑप्शन डी में, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल के, राइट? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल to attract the shared pair of electrons towards itself. Okay, clear? And considering electronegative elements, fluorine is the most electronegative element. क्या? Fluorine, F. Clear? तो ये एक बात आपको ध्यान में रखना है कि while we move down the group in a periodic table, okay, the electronegativity of atoms decreases. Okay, and generally it increases when we move from left to right of the periodic table, okay, across a period. Understood? Clear? Down the group negativity decreases, from left to right across a period negativity, electronegativity increases. Okay, so considering the electronegativity order, okay, decreasing order of electronegativity, सबसे ज़्यादा आपका आएगा फ्लोरीन, देन आता है ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन आपका ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, उसके बाद जाके हाइड्रोजन. ओके, अंडरस्टूड? तो हाइड्रोजन का क्या है? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, राइट? तो यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द मिसमैच्ड वन. अंडरस्टूड? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following bonds and properties are correctly matched? Okay, यहाँ पे दिया है correctly matched. Okay, तो देखो ऑप्शन ए है आयनिक बॉन्ड्स. ओके, तो आयनिक बॉन्ड्स में दिया है it is stronger only if the participating ions are hydrated. तो आयनिक बॉन्ड क्या है? These are the chemical bonds which are created by the electrical attraction between anions and cations. राइट? फिर हाइड्रोजन बॉन्ड दिया है. क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हम देखें, यहाँ पे दिया है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल. पर अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात हम करें, ओके, हाउ दीज आर फॉर्म्ड? व्हेन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन शेयर इलेक्ट्रॉन्स वाया कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, देन वाटर मॉलिक्यूल गेट्स फॉर्म्ड, राइट? And considering hydrogen bond, it is a weak bond. Clear? The atom of hydrogen can form a polar covalent bond with an oxygen or nitrogen atom, with oxygen or nitrogen atom, and it may also form hydrogen bond with an electronegative atom. Understood? Clear? तो ये जो है this is what? ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा. क्लियर? ऑप्शन ए वो भी गलत हो गया. क्लियर? यहाँ पे दिया है स्ट्रॉन्ग ओनली इफ पार्टिसिपेटिंग आयंस आर हाइड्रेटेड, तो ये नहीं होगा. क्लियर? नेक्स्ट कम टू ऑप्शन सी. तो यहाँ पे दिया है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कैन ऑकर बिटवीन 2 एटम्स ऑफ द सेम, क्या है? सेम एलिमेंट. ओके, तो कंसिडरिंग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स,
ओके, दैट इज द बॉन्ड विथ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. तो यहाँ पे दे दिया है हमें कि सेम एलिमेंट यहाँ पे लिखा है, राइट. तो इफ देयर इज सेम एलिमेंट देन अनइक्वल शेयरिंग इज क्वाइट नॉट रेलेवेंट, राइट. क्लियर. सो ये भी क्या है, ये गलत है. फिर एक ही ऑप्शन बच गया, कोवेलेंट बॉन्ड्स. यहाँ पे दिया है इट मे बी सिंगल, डबल और ट्रिपल. करेक्ट है, राइट. कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलेंगे, व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. डबल कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलेंगे, अगर देयर इज शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें आपका दो बॉन्ड आते हैं, एक पाई एंड अनदर वन इज वन सिग्मा, राइट. सिमिलरली कंसिडरिंग योर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन रहेंगे आपके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट. और वहाँ पे तीन बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं, वहाँ पे दो बॉन्ड पाई होते हैं और वन इज सिग्मा. क्लियर, याद रखना. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन डी, दैट इज द करेक्ट वन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. द क्वेश्चन इज एडिंग एसिड टेंड टू डैश ऑफ अ सॉल्यूशन. ओके, जब हम एसिड ऐड करते हैं तो क्या होता है सॉल्यूशन में. ऑप्शन ए, increase the hydrogen ion concentration and raises the pH. Option B, increase the hydrogen concentration and lower the pH. Option C, decrease the hydrogen concentration and raises the pH. Option D, decrease the hydrogen ion concentration and lower the pH. Okay, तो हमें पता है pH क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, राइट. तो ये pH क्या मेजर करता है, एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट. अगर pH इज ग्रेटर देन 7 तो क्या होगा, अल्कलाइन होगा. इट इंडिकेट्स अल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन. व्हाइल pH व्हेन इज योर लेस देन 7 तो वो सॉल्यूशन एसिड होगा, राइट. और अगर pH इक्वल टू 7 रहेगा तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा. क्लियर. तो अगर हम एसिड सब्सटेंस की बात करें तो एसिड सब्सटेंस क्या करता है, इट डोनेट्स हाइड्रोजन आयन. ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, एसिड को ऐड कर रहे हैं. दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा. तो व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड द बैलेंस बिटवीन द हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ओके, दैट इज OH माइनस आयन इज शिफ्टेड, right, and there will be more hydrogen ions than the OH minus ion, that is the hydroxide ions in the solution. So as a result what will happen, the solution will be acidic. Okay, तो अगर acidic solution form हो रहा है मतलब pH क्या होगा, will be less than 7. Okay, तो pH क्या होगा, decrease होता जाएगा, है कि नहीं. तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, hydrogen ion concentration will increase and the pH will decrease. Okay, option B is the correct answer. Now come to question number 4. Okay, the question is, a mixture of oil in water forms an emulsion. If a protein is shaken up with such an emulsion, what will happen? Okay, तो देखो प्रोटीन क्या है, यहाँ पे क्या है कि ऑयल और वाटर जब हम मिक्स करते हैं तो इमल्शन फॉर्म होता है. वी ऑल नो दैट, राइट. पर यहाँ पे क्या किया है कि जो इमल्शन फॉर्म हुआ उसमें बाद में क्या किया गया कि प्रोटीन उसमें मिला के उसे शेकन अप किया गया. क्लियर. तो क्या होगा वो इमल्शन को. ओके, तो देखो प्रोटीन एक्ट्स एज एन इमल्सिफायर. ओके, ये एक इमल्सिफायर है. तो इमल्सिफायर क्या करता है, इट फॉर्म्स अ फिल्म और स्किन अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट्स. क्लियर. तो बाय vigorously mixing the emulsifier with the water and oil, a stable emulsion can be made, and this protein which acts as the emulsifier will form a film or skin around oil droplets dispersed in an aqueous medium. As a result, what will happen, there will be prevention of structural changes. जैसे कि कोल्सेंस हो गया, क्रीमिंग हो गया, फ्लॉक्यूलेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, ये सब नहीं होगा. Understood? So what will happen, the emulsion will get stabilized. Clear? So option A is the correct answer. Understood? Now come to question number 5. Okay,
तो क्वेश्चन इज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बाय एडिशन ऑफ कार्बन टू ईच मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ईच मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, या फिर एडिशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन बिल्डिंग ब्लॉक्स. ओके, तो जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन है वो अपने जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्लियर, कैसे वहाँ से बनते हैं. ओके, वहाँ पे हमारा कार्बन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन ऐड होता है ईच मॉलिक्यूल में, या फिर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है या फिर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है. तो रिमेंबर दिस, द बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय अ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन. ओके, तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन अगर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन द बिल्डिंग ब्लॉक्स. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. Now come to question number 6. The question is, the feature that most distinguishes a lipid from a carbohydrate is that a lipid has. Okay, देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ध्यान से पढ़ना. क्लियर. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों अलग अलग चीज हैं. क्लियर. तो यहाँ पे पूछा है कि लिपिड में ऐसा क्या है जो कि उसे कार्बोहाइड्रेट से अलग करता है. अंडरस्टूड. तो लिपिड में क्या है वो हमें देखना है. क्लियर. कार्बोहाइड्रेट में क्या है वो हमें नहीं देखना है. अंडरस्टूड. लिपिड में क्या है, अ लिपिड हैज. क्लियर. तो लिपिड में ज़्यादा सल्फर है या फिर ज़्यादा फॉस्फेट है या फिर ग्रेटर मॉलिकुलर वेट इसका है या फिर आपका ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन रेशियो कम है. तो क्या होगा, this we know that lipids are what, your insoluble hydrocarbons, right, and they are generally made up of carbon, hydrogen and oxygen, and they generally have a very small amount of oxygen in comparison to the amounts of carbon and hydrogen. तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो है that will be less in case of lipids. Understood, which distinguishes it from a carbohydrate. Clear. Now come to question number 7. काइटिन इज फाउंड इन. ओके, काइटिन किस में दिखाई देता है, मॉलस्का, सिलेंटेरेटा, आर्थ्रोपोडा या काइनोडर्माटा. पता होगा आप लोगों को, इट इज इन आर्थ्रोपोडा. राइट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज प्रेडिक्टेड बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, सिस्टम्स ऑलवेज टेंड टू ग्रेटर स्टेट्स ऑफ डिसऑर्डर. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. जो लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उन्हें आपको याद रखना होगा. ओके, और उसके कुछ एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. इफ वी लाइक अ केमिकल इक्विलिब्रियम टू द बॉटम ऑफ एन एनर्जी हिल, देन एन डैश रिएक्शन इज एन अपहिल रन. ओके, अगर हम चाहते हैं कि एक केमिकल इक्विलिब्रियम हो एनर्जी हिल के बॉटम में, तो अपहिल रन में किस तरह का रिएक्शन होगा. ओके, एंडरगोनिक, एक्सर्गोनिक या फिर बोथ या फिर नन. क्लियर. तो देखो, इफ योर फ्री एनर्जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, ओके, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव रहा, क्लियर, देन ओनली द रिएक्शन प्रोसीड्स इफ फ्री एनर्जी कैन बी गेन्ड. ओके, फ्री एनर्जी अगर मिला, ओके, गेन होगा, देन ओनली रिएक्शन विल प्रोसीड. क्लियर. इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, तो गेन हो रहा है एनर्जी मतलब इट इज एंडरगोनिक. अंडरस्टूड. क्लियर. एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड. अंडरस्टूड. सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए. क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. होम्योस्टेसिस मतलब होम्योस्टेसिस क्या है, हमें ये लिखना है. राइट. तो देखते हैं, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी दे सकता है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है. ऑप्शन ए, जनरली डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ cilia, occurs at population level, not in organisms or cells, is the long term response of organisms to changes in their environment, or is the tendency of organisms to maintain a constant internal environment. Okay, तो क्या है, it is the tendency of organisms to maintain a constant internal environment. That is what your homeostasis is. Okay, option D is the correct answer. Now come to question number 11. The three natural processes that form
द बेसिस फॉर इवोल्यूशन आर। ओके, तो देखो क्या क्या है, फॉसिल्स, नेचुरल सिलेक्शन, एडाप्टेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक वेरिएशन, एडाप्टेशन, एडाप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस, प्रिडेशन, जेनेटिक वेरिएंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि 3 नेचुरल प्रोसेसेस क्या है, नेचुरल, ओके, जो कि इवोल्यूशन के बेसिस फॉर्म किए। क्लियर? तो देखो, जो म्यूटेशन है ना, वो भी इवोल्यूशन में काम में आता है, राइट? क्लियर? दैट इज अ पैरामीटर आल्सो। क्लियर? बट जो म्यूटेशन की स्टडी की गई वो बाद में की गई। क्लियर? जो फर्स्ट था वो था आपका फॉसिल, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन। क्लियर? तो बेटर आपका ऑप्शन ए रहेगा। समझ में आया? जो म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक वेरिएशन हो गया, ये सब बाद में स्टडी की गई। क्लियर? लेकिन फर्स्ट फॉसिल्स को देखा गया, नेचुरल सिलेक्शन ऑब्जर्व किया गया, एडाप्टेशन को देखा गया, उसके बेसिस में फर्स्ट इवोल्यूशन का स्टडी किया जा रहा था। अंडरस्टूड? बाद में धीरे धीरे क्या आगे बढ़ता चला स्टडी। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। changes in the body form of some planktonic animals with seasonal change in temperature are grouped R. ओके, तो देखो, एनामॉर्फोसिस, साइक्लोमॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस या फिर हेटेरोमॉर्फोसिस। तो एनामॉर्फोसिस क्या है? इट इज द पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड द मोल्टिंग इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, okay, which results in the addition of abdominal body segments even after sexual maturity. okay, sexual maturity के बाद में आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होता है? एब्डोमिनल बॉडी सेगमेंट ऐड होते हैं आर्थ्रोपोडा में। क्लियर? पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये होता है, मोल्टिंग। ओके, considering metamorphosis. Okay, metamorphosis is what? It is the process in which the larva transforms into an adult. Okay, that is known as what? Your metamorphosis. Then considering heteromorphosis. What is heteromorphosis? It is the process or the situation where an organ or a tissue, clear, gets different from the expected one. Clear? Because of your developmental anomalies or after some reparative regeneration. Okay, clear? That is known as what? Your heteromorphosis. But considering cyclomorphosis, okay, that refers to a seasonal polymorphism, जो कि यहाँ पे क्या पूछा है? Seasonal change in temperature, right? In case of planktonic animals, clear? उनके body form में changes आते हैं। तो cyclomorphosis is the seasonal polymorphism which is frequently observed in case of planktonic animals, okay, organisms, and it is exhibited primarily by the organisms which reproduce throughout most of the year. Okay, तो most of the year throughout वो reproduce अगर कर रहे हैं, that means they reproduce by asexual or parthenogenetic means, right? As a result they will give rise to genetically homogeneous clones, right? Clear? तो ये क्या हो जाएगा आपका? साइक्लोमॉर्फोसिस हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। रिप्रोडक्शन of immature or larval stage of animals caused by the acceleration of maturation is called. Okay, तो वो क्या बोल रहा है कि immature और larval stage of animals में reproduction होगा। कैसे होगा? That will be caused by the acceleration of maturation. जल्दी जल्दी वो mature हो जाएंगे। Okay, clear? तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? That process is known as what? Your pedogenesis. Clear? तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगी कि व्हाट इज क्लैडोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस तो आपको पता है, पार्थेनोजेनेसिस भी पता है। आप मुझे ये बताना कि व्हाट इज क्लैडोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस हम बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ओके, प्रैक्टिस सेट्स में। तो क्लैडोजेनेसिस क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, मैं भी देखूं कि आप लोग कितने ध्यान से मेरी बात सब सुन रहे हो या फिर सिर्फ आंसर देखते देखते चले जा रहे हो। ओके, सो 13 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और आपका काम है क्लैडोजेनेसिस क्या है मुझे आपको मुझे बताना है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following adaptations help in evolution? Short term heritable,
लॉन्ग टर्म हेरिटेबल, लॉन्ग टर्म नॉन हेरिटेबल या फिर शॉर्ट टर्म नॉन हेरिटेबल। ओके, तो इवोल्यूशन को अगर हम स्टडी करेंगे तो जो एडेप्टेशंस लॉन्ग टर्म हो और वो इनहेरिट हो रहा हो तो उसे हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, राइट? सो लॉन्ग टर्म एंड हेरिटेबल एडेप्टेशंस हेल्प इन इवोल्यूशन। ओके, कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following birds hovers around scarlet gilla to suck nectar? Okay, so that will be what? Your hummingbird. Option C is the correct answer. Next, come to question number 16. Which of the following statements is true about death? Death occurs only due to accident? नहीं, सिर्फ एक्सीडेंट से डेथ तो नहीं होता है, नेचुरल डेथ भी होते हैं। An organism dies because all its cells die? नहीं। Death occurs only in multicellular animals? No. Death helps in recycling and maintains the balance of matter in nature? Yes. Okay, that is the significance of death. Okay, it helps in recycling and it as a result it maintains the balance of matter in nature. Okay, biologically अगर हम देखें. Okay, now come to question number 17, the last question. Okay, which one of the following aspects is an exclusive characteristic of living things? Okay, living things का क्या एक exclusive characteristics इनमें से है living things का? Okay, option A, increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally. Isolated metabolic reactions occur in vitro. Increase in mass from inside only. Perception of events happening in the environment and their memory. Okay, तो ये जो ऑप्शन है ना, इनमें से बेस्ट डिस्क्राइब करता है लिविंग थिंग्स को ऑप्शन डी। ओके, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी। ओके, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिस सेट। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में लेके आपके साथ आऊंगी जिसमें थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। ओके, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट? तो केमिस्ट्री से आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां से हम क्वेश्चन लेके आएंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, तो आप लोग हमारे वीडियो ऐसे देखते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि पीडीएफ्स सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में ही अवेलेबल होंगे। ओके, एंड if you're liking our videos, hit like, share with your friends, and don't forget to press that bell icon so that you can get all the notifications whenever a new video comes up. Okay, so this is all about it. मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. Till then, take care of yourselves. Thank you.